एनआरसी सीए को लेकर के और अब उसमें साथ में एनपीआर है, कंफ्यूजन बना हुआ है। लोग आज भी सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब एहतजाज पुरतशद्दुद नहीं हो रहे हैं, अमन अमान के साथ हो रहे हैं। एहतजाज कानूनी हक है, लेकिन सवाल यह कि ये कब तक चलेगा और हुकूमत इसमें क्या कर रही है। चीजें अगर कहीं गुमराह कुन है, कुछ समझाने की जरूरत है, तो उसको उस ढंग से क्यों नहीं समझाया जा रहा है। यासीन जनानी साहब, ऋषि मिश्रा जी ने कुछ सवाल उठाए, आपको उनके जवाब देने पड़ेंगे बिना किसी सियासी लाग लपेट के। आज वजीर दाखिला अमित शाह ने भी जोधपुर की रैली में कहा, क्योंकि आप लोगों की जो रैलियां चल रही हैं वो इसीलिए चल रही हैं, अलग अलग जगहों पर चिन्हित किया गया और वहां पर जाकर लोगों को समझाना है। आपकी पार्टी सोशल मीडिया के जरिए भी और कैंपेन करके समझाएगी। मेरा एक तो ये भी सवाल इसमें जुड़ा कि बड़े देर कर दी आते आते, अब समझ में आ रही कि जब पानी जब सर के ऊपर चढ़ा गया, इतने लोगों की जान चली गई। 19 लोग तो उत्तर प्रदेश में अपनी जान गंवा चुके हैं। यासीन जनानी साहब, कैसी राजनीति है, कैसी सियासत है, ये चीजें पहले भी समझाई जा सकती थी। हुकूमत क्या नहीं कर सकती, या इसके पीछे आप लोगों का भी मानिए कि हुकूमत ही कर रही है, और हुकूमत अगर सख्त नहीं होती तो ये एहतजाज अभी इतनी जल्दी, जिस तरीके से, जिस सुनियोजित और संगठित तरीके से ये एहतजाज के अंदर जो तशद्दुद करने वाले लोगों की एंट्री हुई थी, और जो एक तरीके से जो लोग हिंसा के लिए जाने जाते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट आप समझ सकते हैं कि उनके जो आपने पैम्फलेट देखे हैं, आपने पर्चे देखे, सुन लीजिए महाराज जी, सुन लीजिए। और जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी का के एक मंत्री का, पूर्व मंत्री का बयान आया है कि क्या मंसूबे पाल रखे हैं उन लोगों ने, तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्या। वो तो साफ कह रहे हैं, विपक्ष के नेता कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो स्वतंत्रता सेनानियों की तरह पेंशन देंगे। हाँ, तो अब आप समझ सकते हैं कि जब आदमी भड़काएगा, इस तरह का लालच देगा, तो जो भोले भाले लोग हैं उस लालच में आके और उस एहतजाज में आग में घी डालने का काम ऐसे लोगों ने किया। मैं सिर्फ आपके माध्यम से सरकार की तरफ से ये बात खास करके उस तबके के लोग जो आज भी रोड पे दिल्ली के एक साउथ दिल्ली के कोने में खड़े हैं, मैं उनसे से अरे सुन लीजिए जरा गुजारिश कर रहा हूं कि आप कम से कम समझने की कोशिश करें। आपको इस तरीके से बहकाया जा रहा है, आपको इस तरीके से भड़काया गया है कि जब आपके पास रिसर्च स्कॉलर आ रहे हैं, जब आपके पास चैनल के रिसर्च के साथ एंकर आते हैं, तो आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या स्टैंड करता है, वो कब कहता है। और आपको देखिए ये क्यों ये डिबेट, ये जो एहतजाज है, हमें वही समझा रहा है, और बीच में ये बोल रहे हैं बिना मतलब के कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा ये तो ये चुप हो जाएंगे। मैं धमका नहीं रहा हूँ, समझ जाइए, धमका रहा हूँ नहीं, समझाना बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप गोली पत्रकारों को धमकाइएगा, धमकाएंगे, धमकाना पड़ेगा। आप जैसे पत्रकार जो देखिए डिबेट कहीं और डिरेल हो जाएगी, लेकिन लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मैं चाहता हूं, आप भी तो समझा रहे हैं, मैं मुसलमानों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए आप इसी 2 साल के अंदर का इतिहास उठा के देखिए। जब ट्रिपल तलाक आया, किस तरीके से कुछ लोगों ने संगठित होकर उस वक्त भी मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करी, लेकिन जब हम लोगों ने उनके सामने ये रखा कि आप ही के जो लाइक माइंडेड लोग हैं, उन्होंने आप ही के बहनों को कहा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कि वो मंदबुद्धि होती हैं, पागल होती हैं, आपको समझ में आया, आपने उस पूरे के पूरे बिल के साथ इंसाफ किया। उसके बाद राम मंदिर जैसा एक बहुत बड़ा फैसला आया, लेकिन आपने इत्मीनान का, इत्तेहाद का, इखलाक का, भाईचारा और मोहब्बत और भारत की संस्कृति का आपने मुजाहिरा किया। या फिर मैं इनके स्टाइल में आ जाऊं, मैं उन लोगों को इस वक्त एड्रेस कर रहा हूं सलाम के माध्यम से, जो आपको देख रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं। पत्रकार को धमकी देते हैं, देख लूंगा, ये आपके भी काम, ये आपके काम आएगा, ये आपके काम आएगा, ये आपके काम आएगा। धमकी दे दूंगा तो आप समझ लीजिए आपके काम आएगा, आपके काम आएगा। देखिए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए आपने एहतजाज शुरू किया था सीएए के खिलाफ, मैं सीए पे आता हूं, चलिए पिछला इतिहास छोड़ देता हूं। आपके जो स्टूडेंट्स, जो छात्र छात्राएं थी, वो सीएए पे प्रोटेस्ट कर रही थी। आर्टिकल 19 आपको हक देता है, आप प्रोटेस्ट करते रहिए, करिए, अच्छी बात है। लेकिन सडनली अब मैं देख रहा हूं, जो मेरे पास वीडियो है, जो मेरे पास साक्ष्य है, उसमें तमाम, जब आप ही जैसे पत्रकार जब उनसे जाके पूछते हैं, तो वो
भारत के जीडीपी पे चर्चा करने लगे, वो भारत के रोजगार पे चर्चा करने लगे, वो भारत के सरकार को तरह तरह की बातें करने लगे। वहां के नौजवान हमारे वजीर आजम को गालियां देते हैं, वजीर दाखिला को गालियां निकालते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कोई सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास नहीं आ रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब आप अपना दिल वसी करें, समझने के लिए तैयार हो, बहकावे में इन कुछ जो चंद लीडर हैं जो हाशिए पे है, चाहे कांग्रेस हो, और जो चंद लोग आपके एहतजाज में खड़े हैं, उनको 2020 का ओखला विधानसभा दिखाई दे रहा है, विधानसभा पहुंचना चाह रहे हैं, उनके चक्कर में मत आइए, उनके चक्कर में मत आइए। आपको अपना मुस्तकबिल देखिए, आने वाली जनरेशन का मुस्तकबिल इस भारत के साथ जुड़ा हुआ है। आप उन लोगों से पूछिए, सवाल करिए कि सीएए में कौन सा, देखिए अभी ऋषि मिश्रा बैठ के यहाँ पे पागलपंती कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा आप ही ने कि सीएए के स्टैंड क्या करता है तो ये नहीं बता पाए। मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, मेरी बात सुन लीजिए। सीए पे मेरे भाई जो एहतजाज कर रहे हैं, मेरी बहनें जो एहतजाज कर रही हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बार बार वजीर आजम, वजीर दाखिला कह रहे हैं कि ये भारत आपका है, भारत से आपको निकाल नहीं सकता, आप भारत के भूमि पुत्रों में से आते हैं, आप यहीं पैदा हुए और यहीं दफनाए जाएंगे। ये मैं हमारे वजीर आजम की तरफ से कह रहा हूं, इस बात को समझिए। और आप जो कह रहे हैं कि कोई आदमी आए, कोई रिप्रेजेंटेटिव आए, इमरान भाई मैं सुन लीजिए, आपके जी सलाम के माध्यम से उन नाजरीन को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने लोगों से कहिए कि तभी सरकार आपके पास आएगी जब आप सही मायनों में उनसे बात करने के लिए आएंगे और सरकार आपसे जरूर बात करेगी। लेकिन आप अगर बहकावे में आके सीएए को एनआरसी से जोड़ देंगे, डिजिटल इंडिया की मिसाल देने वाले लोग नेट बंद कर देंगे, ठीक है? नहीं, नेट इसलिए बंद कर देंगे कि जब पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन, अबू बकर जैसे जो सिम्मी के घोषित आतंकवादी रहे, जब वो पीएफआई की रहनुमाई करेंगे तो आपको नेट बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसके रिजिम में उसके लोगों के ऊपर किसी तरह का उन्हीं के बहकावे में आके आज जो इतनी जानें हलाक हुई, आपने जो कहा है कि इतनी जानें हलाक हुई, अगर वो बहकावे में नहीं आए होते, पुलिस पे पत्थरबाजी नहीं करी होती, पुलिस को पत्थर नहीं मारा होता, तो इतना बड़ा रिएक्शन नहीं हुआ होता। और मैं जबकि उस पुलिस के रिएक्शन को भी खंडन करता हूं, यह भी जांच का विषय है, सरकार इस पे भी सोच रही है, जांच होगा, अगर किसी को गलत पाया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, सरकार इंसाफ करने वाली है। मेरे मुसलमान भाई बहकावे में ना आए प्लीज, क्योंकि आपको एक तरीके से वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके कुछ चंद नेता संसद पहुंचना चाहते हैं, कुछ चंद नेता विधानसभा पहुंचना चाहते हैं। आप इनके बहकावे में मत आए, ठीक है? रमेश ठाकुर, मैं आपसे अगर बहुत आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करूं, यासी जिलानी साहब समझाते हैं लेकिन अपनी राजनीतिक गोटियां यहां वहां सेट करने की लगातार कोशिश करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो राजनीतिक शख्सियत है। लेकिन मैं सर आपसे अगर समझने की कोशिश करूं, एक सीनियर सहाफी, आप मेरे नाजरीन को खासतौर से समझा दीजिए, जैसा कि वजीर दाखिला, जैसा कि वजीर आजम कह रहे हैं वो समझा दीजिए, या फिर जो विपक्ष कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई, आप ही समझा दीजिए सर। मैं तो चाहता हूं मेरे प्लेटफॉर्म से सही जानकारी चली जाए, ताकि ये जो हालात बने हैं लगातार वो कुछ हद तक के ठीक हो, बेहतर हो, लोग अपने अपने कामों पर लौटे। देखिए, डाटाबेस जानकारी लेना एक हुकूमत का काम होता है। अब उसको नाम चाहे एनआरसी दे दो, चाहे सीए दे दो, कुछ भी दे दो नाम, ये हम नहीं करते हैं, यूरोपियन कंट्री भी करती हैं, समय समय पे सारी सरकारें करती रहती हैं। लेकिन इस बार जो हवा इसका बना दिया गया है कुछ नहीं। मैं इनकी बात से, गिलानी साहब की बात से इत्तेफाक बिल्कुल रखूंगा, क्योंकि यहाँ का चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, या कोई धर्म का है, वो यहीं पैदा हुआ है, यहीं वो दफनाया जाएगा, ये बिल्कुल सच है। अब इसमें भ्रम की स्थिति जो बनी हुई है, उसको सरकार अपने स्तर से बिल्कुल साफ नहीं कर पा रही है। अगर साफ करती तो झारखंड का इनको रिजल्ट ऐसे देखने को नहीं मिलता। अब उसके बाद में क्या आता है, अब जिस तरीके से ऋषि जी कह रहे हैं, उनकी भी बिल्कुल वाजिब बातें हैं, गौर करने वाली बातें हैं। अब गिलानी साहब कह रहे हैं, उनकी बातों पर गौर करने की वाली बात है। लेकिन जब गौर करने वाली जब बात आ जाती है, तो वहां दो धड़ों में आदमी बट जाता है। ठीक है, एक धड़ा होता है, एक पंथ हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ये लागू होता है, एक वाम पंथ होगा, ये पंथ हो गया, वो पंथ हो गया, इस तरह का जो माहौल बना हुआ है ना, उसमें भ्रम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन मुझे लग रहा हुकूमत का काम इस समय होता है। अभी बीच में हमने देखा था एक वायरल हो रहा था व्हाट्सएप वगैरह पे, तो उसमें एनआरसी को लेके
क्वेश्चन आंसर वगैरह लिखे गए थे, क्वेश्चन भी थे, उसका आंसर भी था। अच्छा, आप ही की डिबेट में एक प्रवक्ता थे बीजेपी के, मैंने उनसे सवाल भी करा था, मैंने कहा ये सवाल किसने करा और जवाब किसने दिया वो नहीं बता पाए। तो सरकार ने अपने स्तर से बड़ी कोशिश करी कि हम इसके बारे में एक स्पष्ट क्लियर कर दें सब लोगों को कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है वो फेल हो चुकी है, इसमें वो समझ में नहीं आ पाया। अब दूसरी बात है, जो मूवमेंट हुआ है और ये जो यूपी की तरफ से जो जांच बिठाने वाली बात आई है, उसके बाद में रिजल्ट आता है, फिर उनको बैन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ये लोग रिकमेंड करते हैं। तो इमरान जी, मुझे लगता है जब आपको लगता है ये आतंकी संगठन है और दूसरे आंदोलनों के उदाहरण भी देते नहीं, हाँ, जब आपको लगता है ये आतंकी संगठन है और इसके लोग जो हैं इन्होंने पूरे मूवमेंट को हाईजैक करा है, तो आप अपने स्तर से, आपने प्रदेश में आप बैन क्यों नहीं कर रहे हो? पहले आप भी शुरुआत कर सकते हो, सियासत कर रहे हो, आपको भी अपना पोलराइजेशन करना है और क्या, आपको भी लोगों तक पहले आप शुरुआत तो करो, ये चल रहा है, आप शुरुआत करो, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये जो एहतजाज है इसमें साजिश भी है, सियासत भी है, इस पर ही हम बात करें। एहतजाज के पीछे साजिश और सियासत। लगातार जी सलाम, सीएए, एनआरसी और अब एनपीआर को लेकर भी आप लोगों को चीजें साफ करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है अपने पैनलिस्ट के जरिए। मैं आपके पास आना चाहूंगा ऋषि मिश्रा जी। अमेरिका में आप तभी रह सकते हैं ऋषि मिश्रा जी, आप बेचैन जानते हैं, या तो आपके पास शहरियत हो वहां की या वीजा हो, वरना एक मिनट आप वहां पर ठहर नहीं सकते, ये अच्छे से जानते हैं। फ्रांस में भी ऐसा ही है, स्वीडन में भी ऐसा है, और इन देशों का और भी बहुत सारे देश हैं जिनका इनका नाम मैं इसलिए दे रहा हूं, ये लोकतांत्रिक देश हैं, ठीक है। तो जब वहां पर इस तरह की प्रक्रिया है और आप मेरे चैनल के अंदर भी आए होंगे, तो हो सकता है आपको अपना नाम, अपना पता बताना पड़ा होगा, अपना कोई ना कोई आइडेंटिटी दिखानी पड़ी होगी। जी बिल्कुल। ऐसे में सर, जब यहां पर इतना रिस्ट्रिक्शन है हर चीज को लेकर के, तो जो लोग कहते हैं हम ये कागज नहीं दिखाएंगे, हम वो डेट नहीं बताएंगे, हम इसका नाम नहीं बताएंगे, उसको विपक्ष और उठाता है। ये कैसी अनार्की है, कैसी अराजकता है, और आप लोग इसमें पेश रहते हैं, इस बात की हिमायत करते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? कोई डॉक्यूमेंट ना मांगे, कोई चर्चा ना हो, इसी तरह से चलता रहे, क्या है? इमरान भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, थोड़ा समय दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देश, हमारी देश इतनी डेवलप है कि 2 से 3% घुसपैठिए हमारे देश में हैं। हमारे देश में एक भी घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए, कि 2-3% घुसपैठिए निकालने के लिए मैकेनिज्म आप डेवलप कीजिए ना, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कीजिए कि उसको आसानी से बाहर किया जाए। यानी 2 से 3% घुसपैठिए के चक्कर में आप मतलब कहते हैं 135 करोड़ जनता को आप लाइन में खड़ा करना चाहते हैं। मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ, एक दिहाड़ी मजदूर जिनके पास एक धुर जमीन नहीं है, एक गज जमीन नहीं है, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, जो 80 साल का, मेरी बात सर, एनआरसी को लेकर कोई तैयारी नहीं है, तो बोलने लगते हैं आप सर, मेरी बात कौन सी सोचने लग जाते हैं? आप दिल्ली नोएडा के स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं ना। गांव में चले जाइए, जो 80 साल का बुजुर्ग अभी है, जिसके पास एक धुर जमीन नहीं है, उसका बाप और उसकी माँ कहाँ जन्म लिया था, उसका सबूत प्रूफ कहाँ से देगा? वो धुर जमीन मांगा है मिश्रा जी, क्यों झूठ? अरे प्रूफ की बात कर रहा हूँ, जमीन की बात नहीं कर रहा हूँ। कौन प्रूफ मांग रहा है? कौन नहीं मांग रहा है? क्या बात कर रहे हो? एनपीआर नहीं पढ़ के आते तो मैं क्या, मेरी गलती है? एनपीआर में क्या है कि एनपीआर में नया नियम जोड़ा गया कि नहीं गया है कि आपकी माँ का जन्म कहाँ हुआ है? आपको कुछ दिन के बाद कहिएगा कि आपके बाबा का जन्म कहाँ हुआ है, आपके दादा का कहाँ हुआ है, आपके नाना का कहाँ हुआ है? झूठ फैला रहे हैं। नहीं ऋषि जी, ऐसा जिक्र है नहीं, ऐसा जिक्र नहीं है। अरे मैं बताऊं, माँ का जन्म कहाँ है? एनपीआर में है, एनपीआर में है। फैलाने के यही कारण है। अरे सर सुन तो लीजिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में नियम जोड़ा गया है। ऋषि जी, आपने छेड़ा, ये बात तो यहाँ से साफ होनी चाहिए। इमरान भाई, आप बताइए। सर, हिंदुस्तान के हर शहरी के पास, ठीक है, कोई ना, और मैंने भी 13 निकाती सवाल उसके जवाब इमरान भाई इस बार 21 पॉइंट दिया गया। सुनिए मैं, इमरान भाई ठाकुर जी हमारे बात को गलत कर रहे हैं। 21 पॉइंट जोड़ा गया है एनपीआर में। ऐसी पहचान, ऐसा कागज, ऐसी पहचान होती है सर। हम वोटर लिस्ट, आप वोट देने जाएंगे तभी जाएंगे। अच्छा, जब आपका नाम होगा, और आपने वो नाम कैसे जुड़वाया, आपने अपना पैन कार्ड कैसे बनवाया, आपने अपना आधार कैसे बनवाया? अरे सर, सबके पास है। अरे सर, कुछ ना कुछ तो है। आप इनसे पूछिए, पासपोर्ट को मानेंगे नहीं, पैन को मानेंगे नहीं, आधार को मानेंगे नहीं। सुन अरे सर, ऐसे गुमराह मत। जिलानी भाई सुनते लीजिए ना। एनआरसी को एनपीआर में ठाकुर जी ने कहा, एनपीआर में ये क्लॉज जोड़ा गया है कि आपकी माँ और पिता कहाँ जन्म लिए हैं उसका प्रूफ देना होगा, बताना होगा। ऋषि जी,
आप अपनी जगह ठीक हो गए, आप जोड़ा अपनी गया जगह ठीक हो, लेकिन उनका मकसद ये नहीं होगा कि आपको परेशान करना। सरकार का मकसद ये नहीं होगा कि इसमें आप अपनी माँ का बायोडाटा मजदूर कहाँ से सबूत देगा जो 80 साल का है? कहाँ से आता है? नहीं जरूरत पड़ेगी ना। मुसलमान कहाँ से आता है? देखिए, मुसलमान की कौन सी बात आप करती है? मुसलमान मैं को मुसलमान टारगेट कर बोला रहे ही नहीं, हैं। हम आप बोले मुसलमान गाँव को का एक टारगेट बिहारी कर रहे मजदूर। अरे कहाँ ठीक कर लो मेरे भाई। ऋषि जी 50 साल 45 साल पहले गलती हमारे कुछ भारतीयों ने करी होगी, गौर से समझना मैं क्या कह रहा हूं। उनको आज नक्सलवाद कहा जाता है। उन लोगों ने जब अपना एक झंडा उठा लिया था कि हम तो सरकार के खिलाफ जाएंगे, हम तो अपना ही एक राज बनाएंगे और हम जो चाहेंगे वो करेंगे, उनको उस समय सरकार से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने अपना पहचान पत्र नहीं बनवाया, कोई भी ऐसा पहचान पत्र उन्होंने नहीं बनवाया जिससे वो ये तय करें कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं। वो आज कहां वास कर रहे हैं? झारखंड के आसपास कर रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं है। अगर एनआरसी, सुनो ऋषि जी, अगर एनआरसी सही से लागू हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं, पूरा राज्य खाली हो जाएगा, पूरा राज्य खाली हो जाएगा। अगर देखा जाए उनके पास कुछ नहीं है। आप चुनावों में अगर गए होंगे, मुझे लग रहा है 19 जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं। उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? आप अमित शाह के बयान को काट रहे हैं। अमित शाह कहें कि भाई झारखंड तो नक्सल मुक्त हो चुका है, आप कह रहे हैं 19 जिला जो नक्सल प्रभावित है। ये तो पॉलिटिकल बयान है, कहां इनको दिल पे लगाते हो, कहां गंभीरता से लोग झूठ बोलते हैं, गंभीरता से। अगर गंभीरता से कोई लेता तो ये जो आज का जो रिजल्ट है ऋषि जी, मंत्री झूठ बोलते नहीं होता। क्योंकि एनआरसी का जो हुआ बनाया गया, सीए का जो हुआ बनाया गया, एक तरफा वोट बिल्कुल दूसरी तरफ चला गया। कहां चला गया आपको बताए, हमें बताने की जरूरत नहीं। यासिर जिलानी जी की पार्टी ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब तो गिलानी साहब खुद बताएंगे, कुछ स्वीकार भी करेंगे, बताने की क्या जरूरत है? जी पहले ऋषि मिश्रा जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। वो कागजात की बात कर रहे हैं, बार बार कागजात को लेकर मेरे चैनल पर भी, मेरे इस प्रोग्राम के लिए बहुत सवाल आते हैं। कागजात का जिक्र कहां हुआ ये समझा दीजिए। है क्या ऐसा? आप उनसे पूछिए कि किसने कह दिया एनपीआर में 21 पॉइंट जोड़े, 5 नए पॉइंट जोड़े गए। इमरान भाई आप बयान तो देखते, बयान में कहा था कोई भी चीज ऑप्शनल है, कोई भी चीज ऑप्शनल है। आप अगर दिखा देंगे तो अच्छी बात है, नहीं दिखाएंगे तो कोई बात नहीं है। क्यों जोड़ा गया बताओ ना। बात कर रहे हैं बिना मतलब के, झूठ बोलिए मत। यहाँ मंत्री झूठ बोलते हैं, आप भी झूठ भरभीत कर रहे हैं आप बैठ के यहाँ पे। एक चीज और समझा दीजिए। आप तो लगातार मिल्लत के बीच में सियासत कर रहे हैं, इसमें मिल्लत का क्या रोल है? मुसलमानों को क्यों डराया जा रहा है? कागज अगर मांगे भी जाएंगे, कोई कागज देना भी होगा, जो भी किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, तो क्या मुसलमानों को इससे क्या तकलीफ है? ये भी समझाइए। और किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज आप यकीन माने कि मेरे पास उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, पंजाब से, मुस्लिम इलाकों के जो वैसे लोग हैं जो हमें देखते रहते हैं या हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं या जो कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, मुझे सुनते हैं, उनके फोन आ रहे हैं। उनको बेचैनी है। हमारे जानने वाले रिश्तेदार, घर के लोग ये फोन करते हैं कि भाई यासिर ये बताओ कि क्या किया जाए, गरीबों को भगाना चाहते हैं। सुन लीजिए भाई समझा रहे हैं, अच्छी बात तो आप सुनेंगे। वो मुझे फोन करते हैं कि आप बताइए, और मुझसे ये भी कहते हैं कि ये घर की बात है, एकदम सही बताना। और मैं आपके ऑन एयर, मुझे कहने में कोई दिक्कत की बात नहीं है कि वो मुझे ये कहते हैं कि ये पार्टी और पॉलिटिक्स मत करना, ये बताओ कि ये घर की बात है, क्या हो सकता है। तो उन्हें आधे घंटे समझाने की जरूरत है। ऋषि मिश्रा जैसे लोग जो बहुत सज्जन व्यक्तित्व के मालिक हैं, जो बहुत ही रिसर्च के साथ बैठते हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि जब इस तरह का कोई फोन आए तो आप भारत के लिए सोचते हुए उनको समझाइए कि किसी सरकार ने किसी पेपर के लिए, आप यकीन माने जब 15 मिनट 20 मिनट उनको मैं समझाता हूं तो उन्हें यह बात समझ में आ जाती है। ये एक अफवाह का दौर बड़ा भयानक होता है और इस भारत ने बार बार देखा है। एक ऐसा दौर था इमरजेंसी के वक्त जब अफवाह आती थी, चलती थी तो लोग अपने घरों में घुस जाते थे, गांव में निकलते नहीं थे। एक दौर ऐसा था कांग्रेस के टाइम जब ये नसबंदी का, मैं लोगों को तभी समझ में आएगी बात। मुख्यमंत्रियों को तो समझा नहीं पा रहे हैं, राज्यों के जो कह रहे हैं हम अपने एनआरसी सीए लागू नहीं होने देंगे। जो लोग, आपने ये भी बड़ा शानदार सवाल किया है, कसम खा रही है। जो नीतीश कुमार आपके साथ बिहार में सरकार में ऐलान कर चुके हैं, उनको समझा दीजिए पहले। मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो केरला के मुख्यमंत्री ने किया है
वो संविधानिक तमिलनाडु में एक पीएम तरीके की से पीएम के हत्या कलीग करी आपको है, बोला है। संविधान के खिलाफ गए हैं। जो लोग संविधान को केंद्र बचाने सरकार की क्या बात करेगी? कर रहे समझाएगी? हैं, अरे उन लोगों से बात कर रही है या नहीं कर रही? समझाएंगे। उन देखिए, लोगों से बात चल रही है या नहीं चल रही है? आप देख रहे हैं कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो सदर हैं, जो नायब सदर हैं, जो इस वक्त के बड़े ओहदे पे बैठे हुए जो लोग हैं, वो तमाम इलाकों में जा रहे हैं। जो मरकजी वजीर हैं अक़लियती उमूर के मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनका आप बयान देखिए, चाहे कल का बयान हो, उनके 2-3 दिन पहले के आर्टिकल देखिए। उन्होंने तमाम भारत के मुसलमानों को, भारत के लोगों को, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने ये मैसेज दिया है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर मरकजी वजीर अक़लियती उमूर के ये बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन भारत के मुसलमानों को ये बात समझ में आएगी। और मेरी कल मेरी उनसे मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने कहा है लोगों से, नहीं, मैं अपने अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब की बात कर रहे हैं, जिनको चिंता है, जिनको जनमानस के बारे में वो सोचते रहते हैं। उनको लगता है कि जो 20 करोड़ एक तरफ कहीं ना कहीं आप जैसे लोग झूठ के बुनियाद पे उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हमारे अल्पसंख्यक मंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में किसी तरह का डर और भय ना जाए। और मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने लगातार, चाहे वो प्रिंट मीडिया के जरिए हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हो, या संघ के बड़े कद्दावर नेता हैं आदरणीय इंद्रेश कुमार जी, जो आरएसएस से आते हैं, वो भी मुसलमानों के बीच में लगातार एक तरीके से संदेश का आदान प्रदान कर रहे हैं, लोगों को पहुंचा रहे हैं संदेश। छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे तबकों में, छोटे छोटे जनपद और मंडल में। देखिए, ये भड़काने की बात करें मेरे मुसलमान भाई, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं बार बार कि आप इनकी बात करिए। और हम लोग भी साहब, वही भी सवाल वही है ना सर कि जिन लोगों ने फिर झंडा उठा लिया आप लोगों के खिलाफ, रियासतों के चीफ ने, वजीर आला ने, देखिए किसने उठाया, कैसे टैकल करेगी? किसने उठाया है वो उन्होंने एक ही स्टेट में अभी केरला में ये पारित कराया है विधानसभा जिन्होंने विधानसभा की, जिन्होंने संविधान की एक तरीके से हत्या करी है। इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। ममता बनर्जी अगर कसम खा रही हैं तो आने वाले वक्त में ममता बनर्जी को इस बात का एहसास होगा, और जो भी इसके खिलाफ जाएगा, जो चाहे जो राज्य, बिहार हो या कोई भी हो, कैसे आप बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, चाहे कोई भी हो, बिहार हो, कोई भी हो, सीए के खिलाफ अगर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करेगा, वहां उस राज्य के मुसलमान ही उन्हें सबक सिखाएंगे आने वाले इंतखाब में, क्योंकि इंतखाब सबसे बड़ी ताकत होती है जनता की, और जनता जानता है कि कैसे लोकतंत्र की दुहाई अगर कोई सही मायने में कोई सरकार चला रही है, ऋषि मिश्रा जी, वो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ। ये आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप रमेश ठाकुर जी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। दरअसल इस पर राजनीति जबरदस्त हो रही है, साजिश के भी कई इंकशाफात हो रहे हैं। जल्दी बता दीजिए, इसके पीछे आपने बहुत सारी चीजों को इंकशाफ किया, लेकिन क्या लगता है ये आने वाले चुनाव तक ये सिलसिला जारी रहेगा? लोग यूं ही सड़कों पर रहेंगे, चीजों को यूं ही उलझा के रखा जाएगा, या अब ऐसा लग रहा है कि सुलझाने की कोई सीरियस कोशिश भी होगी, लोगों को समझाने की कोई सीरियस कोशिश भी होगी? देखो, पूरे मामले में साजिश भी हो रही है, सियासत भी हो रही है, इनसे आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हो। लेकिन दोनों चीजें जब चलती हैं तो उसके मायने जब निकाले जाते हैं ना, वो आपने खुद ही बोल दिया कि सामने चुनाव है, सामने पहलवान है, इससे लड़ने के लिए किसी तरीके से हमें कुछ ना कुछ तो साम दंड भेद तो अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां वही कर रही हैं। मुद्दों की कमी नहीं है आज की डेट में, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, मुद्दे बहुत सारे हैं इस समय। पूरे देश की अगर बात करें, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा होगा, चाहे जीडीपी का मुद्दा होगा, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हमें बात करने की जरूरत है, सरकार को बात करने की जरूरत है, लेकिन उन मुद्दों को कोई भी टच नहीं कर रहा है। लेकिन आप 3-4 हफ्ते से हम देखें, एनआरसी चल रहा है, ठीक है, सीए चल रहा है, इसके बाद में कोई चीजें ऐसी निकल के क्या लगता है एक सीनियर सहाफी के तौर पे अभी ये जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, कुछ महीनों तक जारी रहेगा। 2-3 राज्यों के बड़े बड़े मुख्य जो राज्य हैं उनके चुनाव हैं। मुझे लग रहा है क्योंकि जब चुनाव होता है तो सुगबुगाहट इस तरह की होती है, विशेष तौर पर आज के जमाने में जब पॉलिटिकल का सिनेरियो पूरी तरीके से बदल चुका है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टियां हवा देखती है कि किस तरफ जा रही, कैसे जा रही। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का सर। तो सीए, एनआरसी और
एनआरपी को लेकर के सियासत और साजिश को समझना बहुत जरूरी है। इसको गौर खोज करना चाहिए। उन तमाम लोगों को जो कि इसको लेकर के कंफ्यूज हैं या समझना चाहते हैं, उनको समझना चाहिए और इसके पीछे की राजनीति को भी समझने की जरूरत है। चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, सभी करने की कोशिश करें। हमारा मकसद यही था कि आज इन तमाम बातों पर गौर खोज किया जाए, गुफ्तगू की जाए। इसको हम लगातार रख रहे हैं अपने विषय में, अपने एजेंडे में। आप तक इससे जुड़ी हुई और इसके पीछे की, पर्दे के पीछे से जुड़ी हुई तमाम खबरें पहुंचाते रहेंगे।